नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय 1 का बचा हुआ भाग ज्वाला और दहन के बाद दहन और ज्वाला सामने दिख रहा है। फिर से ठीक है। नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं के प्रथम अध्याय दहन और ज्वाला के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में दहन क्या होती है, ज्वाला क्या होते हैं, दहन के प्रकार क्या हैं, इग्निशन टेम्परेचर यानी कि ज्वलन ताप क्या होता है, ये सब कुछ जाना। अब हम इस कक्षा में ईंधन के बारे में जानेंगे कि ईंधन क्या होते हैं। ईंधन क्या है? ईंधन वह चीज़ है, वह पदार्थ है जिसे हम ऊर्जा, ऊष्मा या शक्ति प्रदान के लिए जलाते हैं। जैसे कि अगर हमने लकड़ी को जलाया तो लकड़ी क्या है? ईंधन। अभी भी गाँव में माताएं बहनें जो हैं वो किस पे खाना बनाती हैं? बहुत ज़्यादा गाँव में भी अभी भी, हालांकि अब तो गैस है हर जगह, लेकिन फिर भी बहुत सारे घरों में अभी भी लकड़ी को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। जहाँ बड़े बड़े स्तर पे खाना बनाया जाता है वहाँ पर देखेंगे आपकी कोयले का उपयोग किया जाता है, या गांव में भी अभी भी कोयले का उपयोग किया जाता है। तो कोयला भी क्या है? कोयला भी ईंधन है। इसी तरीके से मैंने अभी हम जो गाड़ी जो हमारी चलती है तो गाड़ी में भी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। तो ये भी क्या है? ये भी ईंधन है। ऐसे ही गैस में आपके एलपीजी जो है वह भी यूज़ होता है, तो ये भी क्या है? ये भी ईंधन है। तो ईंधन आप देखेंगे मेथनॉल, गैसोलीन, डीजल, प्रोपेन, प्राकृतिक गैसेस, हाइड्रोजन, ये सभी जो है ईंधन के प्रकार हैं। जब ईंधन की बात चली है तो मैं आपको इस मोमबत्ती के बारे में बताना चाहूँगी कि मोमबत्ती के बारे में आपने माइकल फैराडे का नाम सुना होगा। बच्चों, माइकल फैराडे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। वह हर जगह जाते थे और लोगों के मन में वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करवाने की कोशिश करते थे। वह जगह जगह लोगों से मिलते थे, उन्हें समझाते थे, भाषण देते थे और लोगों के भीतर वैज्ञानिक सोच जगाने की कोशिश करते थे। माइकल फैराडे ने मोमबत्ती को ईंधन का नाम दिया था। माइकल फैराडे ने मोमबत्ती को किसका नाम दिया? ईंधन का नाम दिया था। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि माइकल फैराडे की बात पता चली कि उन्होंने मोमबत्ती को ईंधन का नाम दिया था, कि मोमबत्ती जो है जैसे जैसे पिघलती है वैसे वैसे हमें जो है ऊष्मा देती है, ऊर्जा देती है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर का ईंधन कौन सा है? चलो सोचते रहो, फिर पूछूंगी। हाँ, वह सही कहा, हमारे शरीर का ईंधन हमारा भोजन है, क्योंकि जो हम भोजन करते हैं वही भोजन जो है पाचन के बाद उसका भी ऑक्सीकरण होता है। देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन जैसे ज़रूरी है ज्वलन के लिए, वैसे ही जो हम भोजन भी लेते हैं और जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, हमारी पाचन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, तो उसके बाद वह ग्लूकोज जो है वह भी ऑक्सीजन की मदद से उसका भी ऑक्सीकरण होता है, और हमें क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ताकि हम कार्य कर सकें और हमारी गतिविधियां चलती रहती हैं। अब हम ईंधन के प्रकार को देखें कि ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। ठोस ईंधन जैसे कि अभी हमने देखा, लकड़ी, कोयला, या फिर गांव में गोबर के गोईठे बनते हैं, उसको भी जो है हम क्या कहते हैं? वह भी ईंधन है, क्योंकि वो भी क्या है? ठोस है। कोक है, चारकोल है, ये कार्बन प्रोडक्ट हैं जो जलने के बाद हमें मिलते हैं, तो ये भी जो है ईंधन के प्रकार है। कौन से ईंधन के? ठोस यानी कि सॉलिड फ्यूल। ईंधन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम इसको फ्यूल कहते हैं। अब इसी तरीके से द्रव्य ईंधन, तो द्रव्य ईंधन है जैसे कि पेट्रोलियम है, डीजल है, पेट्रोल है, घासलेट है, कोल तार है, नेफ्था है, एथेनॉल है, ये सारी क्या है? लिक्विड है। लिक्विड फॉर्म में ये ईंधन जो है हमें मिल रहे हैं। अब गैस फॉर्म के अगर हम ईंधन को देखें तो प्रोपेन है, कोयला गैस है, जल गैस है, वायु गैस है, भट्टी का गैस है, कोक भट्टी गैस है, दापित प्राकृतिक, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे गैस ईंधन के प्रकार
हैं। तो हमने अभी ईंधन के बारे में जाना। अब हम ईंधन के बारे में, देखिए ईंधन तो बहुत सारे हैं, ईंधन हमने देख लिया, लेकिन आपने कभी सोचा है कि धीरे धीरे प्रधानमंत्री जी या फिर हमारे जितने भी राजनेता हैं, उन्होंने धीरे धीरे करके गाँव में लकड़ियों को छोड़ करके, कोयलों को छोड़ करके गैस पे यानी कि एलपीजी पे फोकस क्यों किया? वो क्यों चाहते थे कि गैस जो है वो जले? तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जब हम एलपीजी जलाते हैं तो हमारा पॉल्यूशन कम होता है। दूसरा कि जब वो गैस, जब लकड़ियाँ फूकती थी तो महिलाओं को जब वो उसको फूकती थी तो उसके साथ साथ वो हानिकारक जो है वो गैसेस अपने अंदर इनहेल भी कर लेती थी। तो इसलिए अब एलपीजी को माना जाता है कि एलपीजी जो है अच्छा गैस है। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा ईंधन अच्छा है? इन अच्छे ईंधन की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तभी तो हम उस ईंधन को यूज़ करेंगे या फिर हम दूसरों को बताएंगे कि आप इस ईंधन को यूज़ करें। तो पहली बात ये, अगर ईंधन बहुत अच्छा है लेकिन वो बहुत महंगा है तो क्या होगा? हम क्या उसको यूज़ कर पाएंगे? क्या हम उसको उपयोग में ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। इसीलिए ईंधन का सस्ता होना ज़रूरी है। सस्ता के साथ साथ सस्ता हो और हमें मिले नहीं, अवेलेबल हमारे पास नहीं रहे तो क्या वो चलेगा? नहीं। तो सस्ता भी हो और हमें आसानी से मिल भी जाए, यह ज़रूरी है। तो हम लोग ये कह सकते हैं पहला लक्षण क्या हो? कि वो सस्ता हो, क्योंकि हर मनुष्य तक, हर आम आदमी तक जो है ईंधन पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि वह ईंधन सस्ता हो और आसानी से उपलब्ध हो। अब दूसरी बात ये कि इसे स्टोर करना आसान हो। आप देखेंगे लकड़ी के गट्ठर जो है वो बने हुए हैं, यहाँ से वहाँ तक भरे हुए हैं, उनको स्टोर करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब ये गट्ठर, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ रहना है और मैं चाहती हूँ कि इसका ट्रांसपोर्टेशन बाहर करा सकूँ, तो कैसे होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन? कैसे पहुँचेगा वो? नहीं मुश्किल होगी हमें। अगर हम गैस, जो लकड़ियाँ गाँव में जलती थी, उन्हीं लकड़ियों को अगर हम चाहें कि हाँ शहर में, जैसे हम पटना में पहुँचा दें, हम मुजफ्फरपुर में पहुँचाएं, हम भी दिल्ली में पहुँचाएं, तो कैसे? तो मुश्किल हो जाती। तो उसके लिए, इसीलिए एक अच्छे ईंधन की एक और क्वालिटी क्या होनी चाहिए? एक अच्छा ईंधन स्टोर करने के लिए आसान होना चाहिए। अब इसके साथ साथ क्या है कि अच्छे ईंधन का अगर तापमान कैसा होना चाहिए, मतलब इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? बहुत हाई होना चाहिए या बहुत लो होना चाहिए? मॉडरेट होना चाहिए ना, बीच बीच का होना चाहिए। बहुत हाई होगा तो उसको जलाने में ही हम परेशान हो जाएंगे, तो हमारा तो खाना बन ही नहीं पाएगा। तो ईंधन जो है उसका बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए और बहुत लो भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि फास्फोरस है, अपने आप आग लग जाती है, तो उतना लो टेम्परेचर भी बहुत ख़तरनाक हो जाता है। इसीलिए एक अच्छा ईंधन जो है वह बहुत लो टेम्परेचर का भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ उसमें जो है जो उसके वेस्ट प्रोडक्ट हों वो बहुत कम निकलने चाहिए। जैसे हम लकड़ी जलाते थे, कोयला जलाते थे, तो राख हमारे पास बहुत हो जाती थी। तो वो राख जो है, वह राख जो है हमारे लिए, फिर उसको भी स्टोर करना मुश्किल। चलिए तो ठीक है, अब शहरों में तो मुश्किल है, गांव में तो चलो मान लो ठीक है, मिट्टी में हम डाल देते थे। तो ईंधन के ये लक्षण जो हैं ये होते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले बात किया था फॉस्फोरस के बारे में, और जब इग्निशन टेम्परेचर के बारे में बात किया था, तो बच्चों मैं अभी आप लोगों के सामने ये माचिस की डिब्बी लेके बैठी हुई हूँ। इस माचिस की डिब्बी के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इस माचिस की डिब्बी की कैसे इसका खोज हुआ था, कैसे इसके बारे में जाना गया था। तो बच्चों मैं एक बात बताती हूँ आपको कि माचिस जो होता है, माचिस में सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट बॉयल ने देखा था। किसको देखा? वाइट फॉस्फोरस के लिए। उनके दिमाग में आया कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हमें किसी भी चीज़ को जलाने में आसानी हो। तो रॉबर्ट बॉयल ने एक खोज की, वो क्या था? वाइट फॉस्फोरस को कागज़ पे लगाकर देखा। जब वाइट फॉस्फोरस को कागज़ पे लगाया तो उसमें तुरंत जो है आग पकड़ ली। उन्हें लगा ये तो बहुत अच्छा तरीका है, हम इससे कर सकते हैं। लेकिन तभी उनके दिमाग में आया कि ऐसे अगर वाइट फॉस्फोरस को हम यूज़ करेंगे, उपयोग में लाएंगे, तो वो ख़तरनाक हो सकता है। इसीलिए तब उन्होंने इस पे के आगे खोज करना जारी रखा और इसके आगे फिर खोज चलती रही।
वह खोज तब पूरी हुई जब लाल फास्फोरस जो है, लाल फास्फोरस के बारे में पता चला और उसका आविष्कार हुआ। अब यह जो हमारी माचिस की तिल्ली होती है, माचिस की तिल्ली के ऊपर पोटेशियम फ्लोरेट जो होता है वह इसमें लगा होता है, जिसकी वजह से जैसे ही हम तिल्ली को जलाएंगे, रगड़ेंगे, और इस पे क्या लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ है लाल फॉस्फेट प्लस सल्फर। इसमें लगा होता है लाल फॉस्फेट और सल्फर जो है इसमें लगा होता है। लाल फॉस्फेट के साथ क्या था कि वो अपने आप आग नहीं पकड़ता था, जब उसको रगड़ देंगे, जब उसको अगर हम किसी तरीके से रगड़ेंगे तब उसमें आग जो है वो पकड़ती थी। तो इसमें क्या लगा हुआ था, पोटेशियम फ्लोरेट, और इसमें लाल फास्फोरस और सल्फर। तो इस तरीके से जब देखा गया तो यह क्या खोज थी कि इसमें अपने आप आग नहीं लगेगी माचिस में, जब हम रगड़ेंगे लाल फॉस्फेट को पोटेशियम फ्लोरेट जिसके लगा करके तब इसमें आग लगती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी खोज थी जिससे हमें बहुत मदद मिली, और आगे हम लोग तो उसके बाद धीरे धीरे लाइटर भी आया हमारे पास, बहुत सारे तरीके अब हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन माचिस की जो ज़रूरत है वो माचिस ही पूरी कर सकती है और माचिस का रोल दूसरा कोई नहीं निभा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब बच्चों, मैंने आपको बार बार कैंडल जला जला के दिखाया है, आपको देखिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, फिर से कैंडल जलाया हमने, यही कैंडल आपको यहाँ भी दिख रहा है स्क्रीन पे, देखिएगा। कैंडल के कितने लेयर्स होते हैं इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। कैंडल के जो है सबसे बाहर वाला लेयर जो होता है, आप वहाँ पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीकरण हो रहा है, जो है पूरी तरह से जलता है। तो यह जो है हल्का हल्का जो है नीला नीला आभा लेकर के आता है। आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि हल्की नीली आभा वाला जो है इसका आउटर लेयर जो है, ये आउटर लेयर हल्की नीली आभा का है। उसके आगे आप वहाँ पे देखेंगे ये वाला एरिया जो है यहाँ पर पूर्ण दहन होता है, पूर्ण दहन होता है इसलिए ये नीला होता है, और यही वाला पार्ट जो है सबसे गर्म भी होता है। उसके बाद जैसे हम थोड़ा सा इसके अंदर जाएंगे तो ये वाला पार्ट जो है ये आंशिक दहन का पार्ट होता है, जो मिडिल पार्ट होता है वह आंशिक दहन का पार्ट होता है, और यह पार्ट उससे थोड़ा कम गर्म होगा। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, सबसे भीतर वाला पार्ट जो है वह सबसे कम गर्म होगा, क्योंकि उसमें वो सबसे कम दहन वो पार्ट का हुआ है। तो इस तरीके से हम देखेंगे बच्चों कि जो हमारा ये होता है ज्वाला जो होती है, फ्लेम जो होता है, इस फ्लेम के कैंडल किसी भी फ्लेम के 3 मेन लेयर होते हैं। आउटर लेयर बाह्य क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, यानी कि वह पूर्ण दहन का पात्र होता है। आंशिक दहन का पात्र जो होता है वो कौन सा होता है, आंशिक दहन वाला भाग जो होता है वह मध्य भाग होता है, जो हमें पीला कलर का दिखता है। अंदर वाला आप देखेंगे थोड़ा डार्क कलर का दिखता है, वह सबसे गर्म पार्ट होता है। मतलब 3 भाग हो गए, आउटर मोस्ट, मिडिल एंड इनर मोस्ट। इनर मोस्ट जो होगा वो सबसे कम गर्म होगा, मिडिल वाला जो होगा वो मिडिल लेवल पे गर्म होगा, मध्यम लेवल पे गर्म होगा, और जो आउटर मोस्ट होगा वो सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट होता है। जो सबसे भीतर वाला होगा उसको आप देखेंगे ध्यान से तो हल्का काला काला सा जो है वो दिखता रहता है। तो ये हमने देखा कि मोमबत्ती के कितने भाग होते हैं, मोमबत्ती की जो ज्वाला होती है, मोमबत्ती का जो फ्लेम होता है उसके कितने भाग होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं? अब अग्निशामक यंत्र के बारे में बेटा इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम कंबल का उपयोग करते हैं, हम बालू का उपयोग करते हैं। इनका उपयोग हम क्यों करते हैं? ताकि हम ऑक्सीजन का कांटेक्ट जो जगह जल रही है उससे ऑक्सीजन का कांटेक्ट कम कर सके। पानी का भी उपयोग होता है, कई बार आग लग जाती है तो जैसे लकड़ी में आग लग गई तो उसमें हम पानी का उपयोग कर देते हैं।
लेकिन कई बार ऐसे आग लगते हैं जिसे हम पानी से नहीं मिटा सकते हैं, जिसे हम पानी से नहीं ख़त्म कर पाते हैं, तो उस समय हमें कुछ अग्निशामक यंत्र की ज़रूरत होती है। और अभी आप देखते होंगे, आपको बहुत अच्छे से जिस भी ऑफिस में आप जाएं, चाहे वह कोई ऑफिस हो, विद्यालय हो या कोई अपार्टमेंट हो, हर जगह अग्निशामक यंत्र जो है वह लगा रहता है। वह अग्निशामक यंत्र इसलिए लगा रहता है कि जब कम स्तर पे ही, जब तक कंट्रोल हमसे हो रहा है, उस स्तर पे ही आग लगे तो हम इसके द्वारा उसको यूज़ करके हम आग को बुझाने का कार्य कर सकते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिल्ड होता है। ये जो हमारा यंत्र होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड होता है। और वैसे तो कई तरह के अग्निशामक यंत्र होते हैं। हम लोग एक अग्निशामक यंत्र ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग अपने घर पे भी बना सकते हैं, और वो भी घर में जो चीज़ें उपलब्ध हैं जैसे कि विनेगर है, बेकिंग सोडा है, इन सब के उपयोग से हम घर में भी जो है वह अग्निशामक यंत्र जो है वह बना सकते हैं। क्या आप चाहते हो कि आप बनाओगे? ठीक है, अगर आप चाहते हो अग्निशामक यंत्र को घर पे बनाना, तो हम वो विधि देखेंगे जिस विधि से आप अपने घर में घर की वस्तुओं को लेकर के और अग्निशामक यंत्र जो है वह बना लेंगे। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। इस वीडियो में हमारे एक साथी जो हैं बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे कि अग्निशामक यंत्र कैसे बनाया जा सकता है। उससे पहले हम एक अग्निशामक यंत्र की फ़ोटो देखें तो आपको याद आ जाएगा कि आप इसमें हर जगह देखते हैं। ये देखिए बच्चों, यह है अग्निशामक यंत्र। इसी के नॉब को खोल करके और जो उसमें गैस होता है उसका उपयोग करके, उसमें सारे स्टेप्स जो है वो लिखे रहते हैं कि ऊपर वाले नॉब को खोलना होता है, फिर उस पाइप के थ्रू जो है सब जगह जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो फिल होता है उसको फैलाया जाता है, और इससे क्या होता है, इससे जो है आग बुझ जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वीडियो देखेंगे जिसमें हमारे एक साथी जो हैं आपको बताएंगे कि हम घर पर अग्निशामक यंत्र कैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वीडियो। कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो देखिए, बहुत सिंपल चीज़, ये आपके घर में या दुकान में स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल जाता है बेकिंग पाउडर, यानी खाने वाला सोडा। इसे मीठा सोडा भी कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। ये सिरका बोलते हैं, दुकान में विनेगार के नाम से भी हम लोग खरीदते हैं, और आप जानते हैं कि घर में अच्छे अच्छे व्यंजन में सिरके का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और यह क्या है, इसका तो साधारण नाम है सिरका, विनेगार। इसका रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल, यानी कमज़ोर एसिटिक अम्ल यह होता है। और एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वह है CH3COOH। तो बच्चों, बेकिंग पाउडर और एसिटिक अम्ल यानी सिरके के प्रतिक्रिया से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। आप देखिए, हमने एक बोतल भी रखी है, चूँकि इसमें सिरका पहले से रखा हुआ है, प्रयोग हमने किया था, सिरका इसमें है। माचिस की ज़रूरत पड़ेगी, धागा हमने रखा है, ये IV सेट है, पहले से हमने यहाँ पर मोमबत्ती लगा के रखा है। ये चम्मच है, ये टिश्यू पेपर है, और एक चाकू भी हमने रखा है। तो आप देखिए कि हम लोग आग बुझाने के लिए कैसे हम लोग इस अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले इस बोतल में, ये बोतल खाली बोतल रहेगी आपके पास, आप करिएगा, इसमें पहले से सिरका हमने डाला हुआ है। थोड़ा सा आपके सामने भी डाल देते हैं चूँकि सिरके की बोतल है। अब देखिए, इस टिश्यू पेपर में हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू पेपर में हम लोग क्या करते हैं, खाने वाला सोडा की पोटली बनाते हैं।
ये खाने वाला सोडा है, आप इसको घर में आराम से आपको मिल सकता है। केक बनाने में अक्सर ये घर में इस्तेमाल होता है। 1 चम्मच हमने इसमें ले लिया, 1 सवा चम्मच इसमें हमने ले लिया। अब इसकी पोटली बनाएंगे। पोटली बनाना आसान है, आप इसमें डाल दीजिए। पोटली बन गया। अब इसको धागा से हम बांध देंगे। अब क्या करते हैं, इसको आपको चूँकि दिखाना है एक्सपेरिमेंट को, प्रयोग को, इसको इसमें डालते हैं। इस तरह से डालते हैं कि ये संपर्क हम जब चाहेंगे तब हो। अभी संपर्क नहीं होने देंगे इसमें, इसको यहाँ पर रख करके IV सेट में हमने पहले से इसी बोतल के ढक्कन में छेद करके इसको लगाया हुआ है, आप इसको देख लीजिए। इसको ढंग से लगाना है ताकि टाइट रहे ये। इसको थोड़ा हटा देते हैं। इस दोनों का काम हो गया है। इसको लगाने के बाद हम मोमबत्ती को जला लेंगे। हमने सहूलियत के लिए, चूँकि ये कपड़ा है इसलिए हमने ये व्यवस्था की है। आपके अगर मेज़ होगा तो मेज़ पर भी सीधे मोमबत्ती लगा सकते हैं, इसको कटोरे में लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने केवल सुरक्षा की दृष्टि से इसको इस पर लगाया है। अब देखिए, हम चाहते हैं, अब हमारा इसमें हमने सिरका डाल दिया, इस पोटली में हमारा बेकिंग पाउडर है यानी खाने वाला सोडा है। पहले ही हमने बताया कि खाने वाला सोडा जब सिरका से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब इसके जो रासायनिक समीकरण होंगे वह इस तरह से होंगे, आप सिरका प्लस बेकिंग पाउडर बनाएगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम एसीटेट और जल। तो आइए अब हम लोग इसका अभिक्रिया कराते हैं। यहाँ पर देखिए अभी ये बंद है, IV सेट में आपने देखा होगा ये बंद है। इसको धीरे धीरे हम लोग खोलेंगे। पहले प्रतिक्रिया कराते हैं। प्रतिक्रिया हो रही है, कुछ समय देंगे इसको। कुछ समय देंगे और देखिएगा जैसे हम इसको खोलेंगे प्रतिक्रिया हो रही है। यहाँ पर देखिए गौर से, प्रतिक्रिया हो रही है। अब देखिए हम इसको खोलते हैं। बुझ गया ना? क्यों बुझ गई? अभी देखिए ये बुझ गई गैस, मोमबत्ती बुझ गई। तो आप समझ गए कि ये मोमबत्ती क्यों बुझी। इसलिए बुझ गई कि आप जानते हैं कि दहन के लिए 3 आवश्यक शर्तें हैं: दहनशील पदार्थ का होना, हवा की आवश्यकता और ज्वलन ताप की प्राप्ति। और इन तीनों में से अगर आप नियंत्रण करना चाहते हैं दहन को, तो या तो आप ज्वलनशील पदार्थ को हटा दीजिए पहली बात, तब भी दहन नियंत्रण हो जाएगा, आग पर नियंत्रण पा लेंगे। अगर आप हवा का संपर्क तोड़ देते हैं तब भी
आग बुझ जाएगी, और अगर ज्वलन ताप बढ़ा देते हैं तब भी आग बुझ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा और मोमबत्ती के लौ के बीच एक परत का काम किया, जो हवा से मोमबत्ती के लौ का संपर्क तोड़ दिया। आप जानते हैं कि जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन का संपर्क कार्बन डाइऑक्साइड ने तोड़ दिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक परत का निर्माण मोमबत्ती के लौ और हवा के बीच की, इसके कारण यह बुझ गई। ठीक है बच्चों, आपने वीडियो देखा। वीडियो में आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि कैसे हम घर पे जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है उससे हम कैसे अग्निशामक यंत्र को बना सकते हैं। बच्चों, अब हम आज की कक्षा के बारे में थोड़ी सी समराइज़ कर लेते हैं। थोड़ा सा देख लें कि हमने आज क्या क्या किया। हमने आज दहन को जाना, हमने ज्वाला क्या होती है उसके बारे में जाना, दहन और ज्वाला में क्या अंतर है वो भी जाना। हमने कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस यानी कि ज्वलनशील और अज्वलनशील पदार्थों के बारे में जाना। हमने इग्निशन टेम्परेचर के बारे में जाना कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ज्वलन ताप किसे कहते हैं। इसके अलावा जो माचिस की खोज हुई थी उसके बारे में जाना। इसके बाद हमने जो है ईंधन के क्या उपयोग हैं, ईंधन के क्या अच्छे ईंधन के क्या क्या गुण होते हैं वह भी जाना। अग्निशामक यंत्र क्या करता है इसको जाना। अब मैं चाहूँगी कि आप लोग जो हैं जो हमने पढ़ा है उसको फिर से पढ़ेंगे, अपनी पुस्तक को पढ़ेंगे, अपनी पुस्तक में दिए गए सवालों को लिखेंगे, सवालों के उत्तर जो हैं वो लिखेंगे अपनी कॉपी में। इसके अलावा मैं जो आपको गृह कार्य दे रही हूँ वह भी आप करेंगे। तो चलिए अब हम देखें कि मेरे गृह कार्य में बहुत छोटा सा काम दिया आपको। मेरे गृह कार्य में मैंने आपको क्या क्या करने के लिए दिया है। पहला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है। दूसरा प्रश्न है, ईंधन के रूप में लकड़ी और LPG की तुलना करें। तीसरा प्रश्न है, मोमबत्ती के ज्वाला के 3 भाग को दिखाइए। इसमें आप मोमबत्ती की ज्वाला बनाइएगा, उसके तीनों भाग की लेबलिंग करके उसके बारे में दिखाइएगा कि ये कौन सा भाग है और ये कौन सा भाग है। अच्छा बच्चों, अब आप इसी तरीके से अपना सारा अभ्यास का प्रश्न हल कर लीजिएगा, प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा और गृह कार्य कर लीजिएगा और वैज्ञानिक सोच को विकसित करते रहिए, सोचते रहिए, कुछ कुछ नया करते रहिए और सीखते रहिए। चलो ठीक है, फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे, कुछ और सीखेंगे, कुछ और जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।